हेलो दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। एनसीईआरटी में आपको ये पेज नंबर 126 पे मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही ये पाई जाएगी। अब हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर काफ़ी डेंस होता है ये। एंड हम सेल को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसा सेल जो प्रोकैरियोटिक है और एक ऐसा सेल जो यूकैरियोटिक है। ये डिवीजन हुआ है न्यूक्लियस के आधार पे। सेल को प्रोकैरियोटिक तब कहेंगे जब उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना हो, मतलब उसके न्यूक्लियस के पास लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बाउंड था ना, मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ थी। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। और इसका जस्ट उल्टा कर दें, एक ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो उसे हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। प्रो टर्म जो है वो प्रिमिटिव शब्द से लिया गया है। प्रिमिटिव का मतलब पुराना या प्राचीन, मतलब ऐसा जिसमें सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन थी ही नहीं, इसलिए उसको प्रिमिटिव बोला गया। यू का मतलब था न्यू। राइट, तो अभी 2 पॉइंट्स ही क्लियर हुए हैं। सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाएगी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड अगर है तब प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा, अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। ठीक है, नाउ ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज़ कॉमन है सेल के अंदर, यहाँ पे हमने नॉर्मल सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक भी है, हो सकती है, और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। दोनों में से किसी के लिए भी बोलें, इन दोनों के पास एक चीज़ कॉमन है। एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़, इसके पास क्या होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसके पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोला था ना, एक तरल पदार्थ। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हर सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। जैसे सपोज ये हमारा एक सेल बना हुआ है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गन्स पड़े रहते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स या ऑर्गेनल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है, अभी तो हमने सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, एन यू लिख दिया ना शॉर्ट में, अभी तुमने केवल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा।
न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं उन्हें भी यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अलावा यानी बिसाइड्स न्यूक्लियस, अगर सेल यूकैरियोटिक है, अगर सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस के अलावा इसके पास कुछ और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं मेनली, नहीं भी हो सकते हैं बट यूजुअली सम अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं। ये ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे नंबर 1 पे हमने लिख दिया AR यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 पे लिख दिया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। एंड द थर्ड वन इज लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अलावा वैक्यूल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना स्पेशली क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। लेकिन अगर हम यहीं पे ये लिख देते कि न्यूक्लियस के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते तो प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा। लैक मतलब नहीं मिलेगा, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में ER नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, वैक्यूल्स नहीं मिलेगा। इस तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मिल रहे हैं। एक ऑर्गन है बहुत ही स्पेशल है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम स्पेशल क्यों, पहली बात तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट आ गया कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ ये यूकैरियोटिक में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बारे में एक और ख़ास बात है, अगर हम सेल के अंदर ही बात करें, सेल के अंदर ही ये मिलेगा ना, तो विद इन द सेल यूजुअली लोग सोचते हैं सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये राइबोसोम स्पेशल है, ये साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि 2 और भी जगह मिलता है। तो लिख देते हैं इट इज़ फाउंड नॉट ओनली मतलब न केवल, not only in the cytoplasm but also, न केवल साइटोप्लाज्म में मिलेगा बट इसके अलावा 2 और जगह मिलेगा। वो 2 और कौन सी जगह हैं, बट आल्सो फाउंड इन, अगर हम बात करें तो बट आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, एक तरह का प्लांट में मिलता है ना, जैसे क्लोरोफिल हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। तो ये काफ़ी स्पेशल पॉइंट है और याद करने वाला है। एंड हाँ, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है। ये स्पेशल जगह मिल गई इसके लिए, ठीक है। स्पेशल क्या हुआ, राइबोसोम न केवल साइटोप्लाज्म में मिलेगा बल्कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा। स्पेशल बात ये इसलिए है कि ER नहीं लिखा, केवल रफ ER लिखा। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे पढ़ोगे 2 तरह के होते हैं, एक रफ होता है, स्मूथ होता है।
तो स्मूथ में राइबोसोम नहीं मिलते, रफ में ही मिलते हैं, और इसी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम छोटा 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 दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहीं पे एक स्पेशल पॉइंट और आता है एनिमल्स के बारे में। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के पास में एक ऑर्गेनल मिलता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये यहाँ पे क्यों बताया गया सेंट्रोसोम के बारे में? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा है, प्लांट में है ना, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। एनिमल सेल इसमें सेंट्रोसोम मिलेगा, और ये सेंट्रोसोम इसलिए मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बताया गया क्योंकि ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला आ गया हमारे पास। 2 पॉइंट्स आ गए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अगर ऑर्गेनल के एग्जांपल पूछे जाएँ तो पहला तो राइबोसोम ही हो गया, दूसरा सेंट्रोसोम हो गया। इसका स्पेशल काम है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना। सेल डिवीजन इसके बाद का चैप्टर है, सेल बायोलॉजी का ही दूसरा पार्ट। तो ये हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। ठीक है, राइट। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है ना। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें ऐसा कोई भी ऑर्गेन नहीं मिलता। राइबोसोम एक स्पेशल ऑर्गेनल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है। एंड सिर्फ इन सेल की बात ही नहीं हो रही है, इसके अलावा वो साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा। सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, वो भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, लेकिन ये सिर्फ एनिमल सेल में मिल रहा है ना। तो अब थोड़ा सा रह गया है, देन ये टॉपिक भी फिनिश। अब बात कर लेते हैं सेल के शेप एंड साइज की। तो भाई शेप एंड साइज की बात करेंगे ना तो ये तो डिफर कर जाएगा, काफ़ी डिफर करता है, वेराई करता है। वेराई, हाँ, सेल के शेप की बात करते हैं। ठीक है, सेल्स का जो शेप एंड साइज है वो वेरी करता है ग्रेटली। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, साइज में, शेप में एंड एक्टिविटीज़ में भी। हर एक सेल अपने अपने साइज, अपने अपने शेप, अपने अपने फंक्शन यानी एक्टिविटीज़ में थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम एक बहुत स्पेशल सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है एक तरह से। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल बोली जाती है, सबसे छोटी। कितना छोटी, इसका लेंथ कितना होता है, केवल और केवल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ है बस। जबकि हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसका 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो ये तो बहुत छोटा हुआ माइक्रोप्लाज्मा है ना, इसीलिए इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सेल। क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा आएगा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब जब स्मॉलेस्ट की बात आई है तो थोड़ा लॉन्गेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड मतलब अलग स्पेशल, लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिक के एग की होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिक। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ना हिंदी में ऑस्ट्रिक, उसके अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल है। तो ये तो हो गया, ये तो सब देखो, ये तो छोटे छोटे सेल्स की बात हो गई, यूनिसेलुलर। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। तो एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बात करें तो ह्यूमन की आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनका डायामीटर कितना होता है? ह्यूमन की आरबीसी का डायामीटर होता है करीब करीब
7 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में 7.0 माइक्रोमीटर लिखा, तो 0.0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा नर्व सेल की बात करें, ये एक तरह की लॉन्गेस्ट सेल बोली जाती है ना, दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। बहुत ही लंबे लंबे नर्व फाइबर्स पड़े होते हैं, इसलिए नर्व सेल्स लंबी सेल्स में आती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स में आती हैं। ये तुमने साइज की बात कर ली। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है शेप का। एक चीज़ याद रखना, जो नर्व सेल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, बाकी लॉन्ग तो यहाँ पे लिखा है, तो ब्रांच एंड लॉन्ग बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है। आरबीसी का डायमीटर तो देखा ना, यहाँ पे 7 माइक्रोमीटर है। इसका शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप राउंड हो सकता है या एंड बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव। ऐसे आरबीसी का बताया, तो डब्ल्यूबीसी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल हुआ, इनका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप की होती है। ठीक है। अब आता है इनके शेप के बारे में बात करते हैं। सेल का शेप बेसिकली कैसा हो सकता है, तो शेप भी काफ़ी वैरी करता है, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट है। ये डिस्क के जैसा हो सकता है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी, क्यूब के जैसा भी हो सकता है, एंड हो सकता है वो थ्रेड लाइक हो, एक धागे के जैसा हो। एंड ये भी पॉसिबल है कि वो इरेगुलर हो, कि कोई ऐसी भी सेल हैं, कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जिनका कोई खास शेप ही नहीं है, तो वो इरेगुलर शेप बोला जाता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो सेल का शेप है उसके वैरी करने का आधार है कि वो फंक्शन कैसा कर रहा है। ठीक है। तो सेल शेप में वेराई विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो फंक्शन हमारी सेल कर रही होती है, जो भी डिफरेंट सेल्स हैं जैसा भी काम करेंगी उसी तरह से उनका शेप होगा। तो शेप कैसा भी हो सकता है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर। राइट। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे एक कलमनर इपिथेलियल सेल होती है, ये लॉन्ग एंड नैरो होती है। ठीक है। ऐसे ही मीजोफिल सेल्स हैं, प्लांट में पढ़ोगे मीजोफिल। मीजोफिल के शेप की बात करें तो राउंड एंड ओवल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राउंड एंड ओवल। इसके अलावा एक ट्रैकीड भी होता है, ट्रैकीड भी एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ इनके शेप के बारे में बात करनी है। ये इलोंगेटेड होता है, क्योंकि ये डायग्राम अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे पेज नंबर 127 पे, तो डायग्राम्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। राइट। तो हम शेप एंड साइज को एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल का शेप और साइज दोनों ही काफ़ी डिफर होते हैं अपने आप में। सेल के हम जैसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिक। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएं तो आरबीसी की बात कर लें तो आरबीसी हमारी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, जबकि इसका शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव है। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड का होता है। उसके अलावा मीजोफिल का शेप राउंड एंड ओवल होता है। ट्रैकीड का शेप इलांगेटेड है। नर्व सेल्स कैसी सेल्स हैं? दीज आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। कुछ सेल्स में सबसे लंबी सेल्स पाई जाती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं। सेल का शेप उनके फंक्शन के आधार पे वैरी करेगा, जैसा फंक्शन वैसा शेप। बाकी वैरी करने में भी कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे डिस्क के जैसा हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, कलमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, एंड थ्रेड धागे के जैसा भी हो सकता है। राइट। एंड इरेगुलर हो सकता है। इसी के साथ आपका जो एनसीईआरटी का सेकेंड टॉपिक था यहाँ का, अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा 8.3, वो फिनिश हो गया। अगला टॉपिक आएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और
इनकी जितनी भी स्मॉल ट्रिक्स होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इन चीज़ों को याद रखने की, इसका एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अभी ये एकदम सीक्वेंस से चल रहा है बिना किसी भी सीक्वेंस को ब्रेक किए। तो किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।